हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, हमने बहुत बार वीडियो बनाई है और बहुत सारी म्यूचुअल फंड की वीडियो बनाई है जहां पर हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात भी की है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कौन से ऐसे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है जिसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास म्यूचुअल फंड का ARN नंबर है, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हम लोगों के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाते हैं। तो हमने पाया ये चीज़ कि मैक्सिमम लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे थे ना, बहुत गलत गलत इन्वेस्टमेंट था। तो मुझे लगा कि ये वीडियो आपके साथ बनानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। शायद आपने भी गलती कर रखी हो, और गलती है तो क्यों है ये भी सिखाना मेरा काम है। तो चलिए इस चीज़ को डिटेल में जानते हैं। और अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसमें पहली कैटेगरी है थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड। नाम से ही पता चल रहा है कि इस फंड में किसी सेक्टर स्पेसिफिक में इन्वेस्टमेंट होगा। सो सेक्टोरल फंड एक इक्विटी फंड होता है जिसमें फंड मैनेजर मिनिमम 80% कॉर्पस किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जैसे IT हो गया या फार्मा हो गया। ठीक है, अब इसमें इन्वेस्ट ना करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, रीजन समझिएगा। नो डाइवर्सिफिकेशन। इसको एग्जांपल से समझिए कि आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी रेलवे सेक्टर खूब दौड़ रहा है, आपने 100 रुपए में से 80 रुपए रेलवे के स्टॉक में लगा दिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में 80% यहीं पर पैसा लग रहा है। अगर सेक्टर में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट का कैपेक्स और विजन रेलवे को लेकर राइट है। अब भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए ये प्लान एग्जीक्यूट ही ना हो, तब आपके पोर्टफोलियो का क्या होगा। 80% तो आपने इसी सेक्टर में लगा दिया, आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म ही नहीं करेगा, राइट। अब ये कितना रिस्की है कि सारा पैसा एक ही जगह लग गया है। और वॉरेन बफेट सर भी कहते हैं, डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। मतलब सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो उस सेक्टर को लेकर। सिमिलर थीमेटिक फंड भी होते हैं, इसमें किसी थीम को लेकर इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे हेल्थ केयर, एनर्जी। सो इसमें आपका पैसा तभी बनेगा जब ये थीम का टाइम आएगा। जैसे कोरोना में फार्मा स्टॉक खूब चले, लेकिन उससे पहले हालत खराब थी। तो एक लाइन में कहें तो कभी भी पैसा एक जगह इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि हर साल टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर या थीम चेंज होते रहते हैं, जिसको मैं स्क्रीन से दिखाता हूं। और जब आप स्क्रीन और प्रूफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये हुई भाई वाली बात। अब यहां पर अगर आप गौर करो तो हमने ये सारे इंडेक्स यानी ऑटो, बैंक निफ्टी, एनर्जी, फाइनेंशियल, FMCG, इंफ्रा, IT, मेटल, फार्मा, रियलिटी सबका डाला हुआ है। 2012 से लेकर 2021 तक का डेटा है। अब अगर हम रैंकिंग देखें, कौन सबसे बेस्ट परफॉर्म किया तो वो नंबर 1 कहलाएगा, उससे कम तो नंबर 2 कहलाएगा। तो इस तरीके से अगर हम रैंकिंग पे देखते हैं तो अगर आप ऑटो में आओगे तो आप देखो कभी 5वें नंबर पर, कभी चौथे, कभी तीसरे, और 20-21 में 7वें। ठीक है, अगर हम IT सेक्टर की बात करें तो अगेन आप देख लो कि 10वें नंबर और 18वें साल में पहले नंबर, फिर छठे नंबर, दूसरे नंबर पे। अगर आप मेटल स्टॉक में जाओगे तो बहुत पुअर रहा है, सिर्फ 2021 में पहले नंबर पे आया है। फार्मा पे भी जाओगे तो फुल ड्रामा चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, हम पैसे लगा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए लगाएं कि चलो ठीक है, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए किसी को पकड़ा है और मुझे पता है, कॉन्फिडेंस है कि ये 6 महीने में, साल भर में चलेगा, वो अलग कहानी है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5 साल 10 साल के विजन से, तो वहां पे तो हमारा पैसा लग गया ना। और ये चीज मैंने सबसे ज्यादा पाई है जब म्यूचुअल फंड में मैं नजर देखता हूं कि लोगों के पैसे एक जगह लगे रहते हैं और वहां पर फिर उनका फंड ग्रो नहीं करता है। तो बेटर है कि किसी एक सेक्टर को चेज ना करें और डाइवर्सिफाइड फंड की तरफ जाएं, ताकि कोई भी सेक्टर चले आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहेगा। और ऐसे भी म्यूचुअल फंड में इतने सारे फंड हैं कि अगर आप सही तरीके से फंड को चुनोगे, तो अगर आपका फोकस IT पे है तो IT के शेयर भी आ जाएंगे, छूटेंगे नहीं। वहां पर दूसरा है मल्टी कैप फंड। अब आप सोच रहे होंगे, अभी कुछ देर पहले मैंने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड के लिए बोला और अब मल्टी कैप को मना कर रहा हूं, ये भी तो डाइवर्सिफाइड है, फिर मना क्यों कर रहा हूं, राइट। तो वो जानने से पहले इसका मतलब समझिए। सेबी के रूल के अनुसार मल्टी कैप फंड में 25% एलोकेशन लार्ज कैप, 25% एलोकेशन मिड कैप, 25% एलोकेशन स्मॉल कैप और रिमेनिंग 25% एलोकेशन फंड मैनेजर के ऊपर है, वो चेंज कर सकता है। इसका नुकसान ये है कि फिक्स प्रोपोर्शन हमेशा वैसा ही चलता रहेगा, नो मैटर मार्केट कंडीशन कैसा। इसको एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए एक साल में मार्केट में प्रेशर है, हालत खराब है, ऐसे कंडीशन में मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट ज्यादा होगी। सो अगर आपने मल्टी कैप में इन्वेस्ट किया तब और मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा, तब आपका 50% पोर्टफोलियो में
प्रेशर ज्यादा दिखेगा। और जैसा कि सेबी के रूल के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन है कि 25% रखना ही है हर कैटेगरी में, सो फंड मैनेजर चाह के भी पोर्टफोलियो को चेंज नहीं कर सकता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्यों किया सेबी ने ऐसा? काश ऐसा होता कि ये रिस्ट्रिक्शन ही ना होते। तो आपको बता दूं, इसका भी सॉल्यूशन है, और उसका सॉल्यूशन है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड भी मल्टी कैप की तरह होता है, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कितना परसेंटेज एलोकेशन किस में चाहिए। सो मार्केट के हिसाब से फंड मैनेजर एसेट एलोकेशन करते हैं ताकि पोर्टफोलियो बैलेंस्ड भी रहे और अच्छा भी रहे। अब मैंने जब टॉप 5 म्यूचुअल फंड की वीडियो बनाई थी, आई होप आप लोगों ने देखी हो, और नहीं देखी हो तो प्लीज़ जरूर देख लीजिएगा। तो मेरा ये पूछना है आपसे, कौन सा बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड है? कमेंट में बताइए। अब अभी तक जो 2 टाइप अवॉइड करने के लिए मैंने बताया वो इक्विटी फंड के थे, करेक्ट है। अब मैं कुछ डेट फंड के बारे में बताता हूं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तीसरा है, अब ये डेट में आ गया, ध्यान से, क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क फंड ऐसा डेट फंड होता है जिसका 65% इन्वेस्टमेंट लो क्रेडिट डेट इंस्ट्रूमेंट में होता है। लो क्रेडिट को एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक न्यू प्राइवेट कंपनी है जो बहुत पॉपुलर नहीं है, इसने बॉन्ड इशू किया, और दूसरी तरफ आरबीआई है, उसने भी बॉन्ड इशू किया। आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, आप दोनों में से किस में करोगे? उम्मीद है आपका आंसर आरबीआई होगा, राइट? क्योंकि आपको भरोसा आरबीआई पे है, आपका पैसा लौटाने में डिफॉल्ट नहीं करेगी। अगर ऐसा आप मान भी रहे हैं तो इसका यह मतलब हुआ कि वो अननोन न्यू कंपनी में रिस्क ज्यादा है। सो क्रेडिट रिस्क फंड में यही होता है। ऐसे ही लो क्रेडिट वाले डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है जिसमें रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं रहती है। तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, फिर इतना रिस्क है तो ये लोग इन्वेस्ट ही क्यों करते हैं? इसका आंसर ये है, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड रिलेटिवली कम होता है, उससे जो कंपनी लो क्रेडिट रेटिंग वाली होती है। सो ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न के लालच में लोग लो क्रेडिट रिस्क फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो हो सकता है ऐसे फंड ने रिटर्न भी दिया हो, लेकिन हाई रिस्क और हाई रिटर्न सबके बस की बात नहीं है ना, राइट? तो इसीलिए इसको अवॉइड करने कहते हैं। अब चौथा है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। ये वो फंड होते हैं जिनकी मैच्योरिटी एटलीस्ट 7 ईयर्स की होती है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए क्यों रिकमेंडेशन नहीं करूंगा? क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहां पर है, आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तब बॉन्ड के प्राइस गिरते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, बॉन्ड के प्राइस गिरे, जिससे एनएवी निगेटिव में जाता है, और इसका ड्यूरेशन मिनिमम 7 साल का होता है। सो इन्वेस्टर, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर को अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि कब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या कब इंटरेस्ट रेट कट होगा। इसका अपोजिट ये भी है कि जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करती है तब बॉन्ड प्राइस ऊपर जाते हैं और एनएवी की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन 2020 के बाद से इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ और आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगी, तब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की मजबूरी है कि भैया इंटरेस्ट रेट कट ही ना करें, और उस कंडीशन में हम कहते हैं भैया ऐसे चीजों से दूर रहना चाहिए। लर्निंग में मजा आ रहा है तो शेयर भी किया कीजिए लोगों के साथ। अब 5वां है एनएफओ। मैं जनरली एनएफओ में इन्वेस्ट ना करने की सलाह देता हूं। इसके पीछे का रीजन बता दूं तो पहले ये टेबल देख लीजिए। लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड वाले एनएफओ आपके लिए ला रहे हैं, गलत। वो आपके लिए बिल्कुल नहीं ला रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए ला रहे हैं, क्योंकि अब सेबी ने म्यूचुअल फंड में कमीशन बहुत कम कर दिया है। वहां पर एनएफओ ही एक ऐसा रास्ता बनता है जहां से अपफ्रंट वो कमा सके। अब जैसे कोई नया एनएफओ आ रहा है और उसका एएम 0 to 500 तक है, तब उनको 2.25% का इनकम होता है। 500 से जब 750 जाता है तो 2%, 751 से 2000 जाता है तो 1.75%, 2001 से 5000 करोड़ के पास जाता है तो 1.6%। यानी जैसे जैसे एम बढ़ता है ये घटता चला जाता है। उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, वापस से नया एनएफओ लाते हैं कि आपसे मोटी कमाई कर सकें। और यही वो रीज़न है कि मैं वीडियो के शुरू में बोला था कि जब आप मेरे पास आते हैं म्यूचुअल फंड के लिए तो हम आपको एक सही गाइड करते हैं। तो जैसा कि बहुत सारे लोग सेक्टोरियल शेयर में फंसे रहते हैं, वैसे ही बहुत सारे लोग एनएफओ में भी फंसे रहते हैं। तो सही एडवाइस और सही लर्निंग ही आपको सही रिटर्न दिला सकती है।
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन रिटर्न उतना अच्छा नहीं ले पाते हैं। उसके पीछे का रीज़न ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जहां पर उनको बेहतरीन रिटर्न मिल ही नहीं पाता है। और हमारी कोशिश हमारे फिनोविंग्स के चैनल के अंदर यही है कि हम आपको एक डीप नॉलेज दे सकें, बशर्ते कि आप नॉलेज लो भी, वीडियो को भी शेयर करो, जिससे हिंदुस्तान में हर एक इंसान को सही नॉलेज मिल सके। लेकिन शेयर सिर्फ आप कर सकते हो। और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो फ्री में, तो डॉक्टर मुकुल अग्रवाल शॉर्ट्स को आप सब्सक्राइब कर लो। लाइव हो चुकी है और ये सीरीज चलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू।